हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 आपका। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडियन पॉलिटी की मैं एक सीरीज जो है वो शुरू करूँगा, और इसी में ये मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। जैसे कि इस सेकंड लेक्चर का जो आप हेडिंग देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर से। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो इनिशियल चैप्टर ना होकर थोड़ा सा 3-4 चैप्टर के बाद पढ़ता है। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में अपने बताया था कि मैं आप लोगों को जो लक्ष्मीकांत है बुक इंडेक्स के अकॉर्डिंग ना करके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले वो चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने लाइनें अंडरलाइन कर रखी है या मैं अभी इसमें करूंगा, आपको उससे समझना, और मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि कैसे ये वाले क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। चाहे आप आने वाले यूके पीसीएस में पीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, या आप अगले साल जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन की तरफ सब लोग, बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला देखो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है कि यहाँ से एग्जामिनर जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ कहाँ से बोरो किया है, या ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमने बाहर से बोरो किए। तो उसके लिए अगर हम अगली साइड में चलें, तो जैसे कि आपको देख रहा है, ये आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो एक एग्जाम में आ जाता है। जैसे पहले हम देखें कि अमेरिका से हमने, यानी कि यूएस जो है, यूएसए जो है, वहाँ से क्या बोरो किया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने वहाँ से बोरो किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 12 से 35 के बीच में जो है आपके। देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर की कुछ पावर्स हैं और स्टेट्स को कुछ पावर दे रखी हैं। देन फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने अमेरिका से लिया है। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है वो हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुडिशियल रिव्यू का मीन्स क्या हो गया कि जो भी आपके लॉ होते हैं, हम सब जानते हैं कि लॉ पास करने की जो पावर है या लॉ बनाने की जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे रखी है? पार्लियामेंट को दे रखी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कभी एग्जाम में आ जाए कि विच अथॉरिटी हैज अ पावर टू फॉर्म अ लॉ विच गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर इंडिया। ऐसा कौन सा संस्थान है जो कि आपके लिए लॉ बनाता है और वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होता है? तो आप टिक करके आएंगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को ये शक्ति तो हमने दे दी, ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लेकिन हो सकता है कि पार्लियामेंट कई बार एक ऐसे लॉ बना दे जो पॉसिबल है कि जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने ये प्रोविजन रखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या वो हम आम आदमियों के लिए भलाई के लिए है या हमारे अगेंस्ट में। तो इस चीज की जो ये प्रोसेस है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख सकता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो हमारी भलाई के लिए है या हमको सप्रेस कर रहा है या हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो इस पावर को क्या कहा गया? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। देन उसके बाद अमेरिका से और क्या लिया? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो हटाने का तरीका है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ये कहाँ से लिया गया है? तो आप टिक करके आएंगे, अमेरिका से हमने ये तरीका लिया है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो मैंने डिस्कस किए हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब आपको पता ही होना चाहिए कि यूके में जो है वो 4 कंट्रीज आपकी आती हैं। एक आपका ब्रिटेन, फिर आपका स्कॉटलैंड, उसके बाद वेल्स, और उसके बाद आयरलैंड। इनसे 4 कंट्रियों को यूनाइटेड तौर से हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड देम यूनाइटेड किंगडम। तो यूके से देखिए हमने क्या लिखा है, लिया है वहां से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आज हमारी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी लोकसभा होती है और आपकी क्या होती है? राज्यसभा होती है। ठीक है, इसके बारे में आगे धीरे धीरे बताऊंगा मैं आप लोगों को। देन यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप हमने ले रखी है वहाँ से। अमेरिका की तरह नहीं है कि स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है। देन बड़ा अच्छा फीचर है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब आप में से कई जो नए स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में आपको समझनी है रूल ऑफ लॉ को, कि इस भारत में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की चलेगी तो वो चलेगी लॉ की। यानी कि चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे आप बहुत ही रिच पर्सन हो, चाहे आप बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट हो, या एक आम आदमी हो,
यू हैव टू फॉलो द लॉज, जो लॉज आपके लिए बने हैं, इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया, रूल ऑफ लॉ। ठीक, बाय कैमरल भी हमने वहीं से लिखा है, कहाँ से लिखा है बाय कैमरल, यूके से लिखा है। बाय कैमरल का मीन्स हो गया जैसे एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा, यानी कि आपके दो हाउसेस का जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से ले रखा है, यूके से ले रखा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में इतना आ रहा होगा। देन उसके बाद जो कनाडा है वहां से हमने क्या ले रखा है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको मैं बड़ा डिटेल में आप लोग को बाद में बताऊंगा, पर अब रट्टा मारना है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर को कुछ पावर्स दे रखी हैं और साथ ही साथ जो आपके स्टेट्स हैं उनको पावर दे रखी है। ठीक है, लेकिन एट लास्ट आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एट लास्ट हमारे यहाँ जो रियल पावर या एक्चुअल पावर है या लास्ट पावर है वो एट लास्ट किसके पास पहुंचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचती है। देन रेसिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसी पावर जिसका डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं दे रखा है वो पावर एट लास्ट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमने भाई ले रखा है कनाडा से। फिर हमने आयरलैंड से क्या ले रखा है, डीपीएसपी ले रखा है, ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। तो लगभग 12 मेंबर जो है वो हम लोग राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। हम लोग का मतलब ये 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजेगा, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। फिर अगर हम देखें फ्रांस से हमने क्या क्या ले रखा है, तो ये रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, यानी कि रिपब्लिक और आपका लिबर्टी का जो थॉट है, ये दो थॉट बड़े अच्छे तरीके से हमारे भारत में काम करते हैं। ये दोनों चीजें जो है हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। इक्वालिटी जो है और प्रियम्बल जो है, इक्वालिटी व्हाट बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, ये सब कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया। देन हमारे जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, स्क्रीन की तरफ देखेंगे सब लोग, जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। तो लगभग ये सारी चीजें जो है वहां से ले रखी है, जैसे कि फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि स्टेट्स को कुछ पावर दे रखी है, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे वो सेंटर का हो जैसे यूपीएससी या स्टेट्स के हो, गवर्नर का ऑफिस हर स्टेट में हमको पता है गवर्नर होता है, ये हमने वहां से ले रखा है। जैन जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने वहां से ले रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, देन देखिए साउथ अफ्रीका से क्या क्या ले रखा है, तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 में आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी कि हम अगर चाहें तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं कर सकते हम। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप यू कैन नॉट चेंज, you cannot change the basic structure, ये आपको ध्यान रखना है, you cannot change the basic structure, इसको आपको चेंज करने की मनाही है। और अगर बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कौन तय करता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक करके आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर उसका देखिए जर्मनी से जो है सॉरी एक और छूट गया हमारा, साउथ अफ्रीका से और क्या रखा है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर को। देन आपका जर्मनी से देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, आपको पता ही है 352, 350, 360 और राइट ऑफ और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहाँ से रखा है हमने, यहाँ से ये जर्मनी से। फिर अगर हम देखें, फिर अगर आप देखें कि सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया बन चुका है, अब क्या बन चुका है, ये रशिया बन चुका है, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि आपके ऊपर बाउंडेड नहीं है, आप ये परफॉर्म कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देन आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देन ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या लिया हमने, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो रखी है, और देखिए जापान से क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ। तो ये जो मैंने आपको पहली लाइन लिखाई थी पहले बार जो बताया था, बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो देखिए इसको ही मैंने स्ट्रेच करके आपको बता दिया, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपके, चाहे आप यूपीएससी में बैठने वाले हो अगले साल या यूकेपीएससी में बैठने वाले हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर अगर हम लोग और चीज देखें
कि हमारे यहाँ बहुत सारे अब तक अमेंडमेंट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 368 में आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है आज तक, आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन कर रखा है, 42nd अमेंडमेंट है, जो कि 1976 में हुआ था। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी में आ सकता है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आप टिक करेंगे 1976। और इसमें इतने सारे आपके मतलब आर्टिकल्स जो हैं वो अमेंड किए गए थे विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, और एड ऑन किए गए थे। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इनसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो यू गोइंग टू टिक 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था। यहाँ एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि 1976 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बता दें 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 10 साल जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, ये शायद एग्जाम में आ जाए। देन यहाँ एक और चीज आप देख रहे हैं, केशव नंदन भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका सबसे पहले तो वो ईयर पूछ लेते हैं। तो केशव नंदन भारती केस कब हुआ था? 1973 में। और इसी केस में बहुत सारी चीजें हुई थी, बट खास तौर पे केशव नंदन भारती केस में अगर देखें लाइन में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट यू कैन नॉट चेंज और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि केशव नंदन भारती केस का किस चीज से संबंध है। तो आप टिक करेंगे आर्टिकल 368 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको इतना अभी ये समझ में आ गया होगा। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए 8-8 या 10-10 मिनट के, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।